नमस्कार। हम पढ़ रहे थे पिछली क्लास में राष्ट्रपति वाला टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिया था। लोकसभा और राज्यसभा आज हमारा टॉपिक है। तो संसद के कितने सदन होते हैं, संसद के कितने अंग होते हैं, संसद के कितने भाग होते हैं, ये सवाल पेपर में आते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि भारतीय संसद के कितने भाग हैं तो आपका उत्तर क्या है? 3 भाग हैं, 3 अंग हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। अगर मैं आपसे पूछूं भारतीय संसद के कितने सदन हैं तो उत्तर क्या आएगा? 2 सदन, 2 हैं, राज्यसभा और लोकसभा। तो राष्ट्रपति चूंकि हम पढ़ चुके हैं तो आज का टॉपिक हमारा राज्यसभा और लोकसभा है। राज्यसभा, सिंपल इन्फॉर्मेशन, कौन से अनुच्छेद में राज्यसभा का प्रावधान है? राज्यसभा के गठन का प्रावधान अनुच्छेद 80 में। ठीक है जी। संसद का द्वितीयक सदन या उच्च सदन कहलाता है, द्वितीयक सदन या उच्च सदन कहलाता है, द्वितीयक सदन या उच्च सदन कहलाता है। ये चीज ध्यान रखना, ये सवाल बनता है। लोकसभा को संसद का प्राथमिक सदन या निम्न सदन या लोकप्रिय सदन कहा जाता है और राज्यसभा को द्वितीयक सदन या उच्च सदन कहा जाता है। संविधान के अनुसार अधिकतम सदस्य संख्या कितनी? संविधान के अनुसार राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 250। इसका विभाजन इस प्रकार है, 238 प्लस 12। 238 सदस्य तो निर्वाचित होते हैं, किन के द्वारा? राज्यों की विधानसभाओं के द्वारा। किन के द्वारा? विधानसभाओं के द्वारा। और 12 सदस्य जो होते हैं वो मनोनीत होते हैं। 238 सदस्य निर्वाचित, किन के द्वारा निर्वाचित? राज्यों की विधानसभाओं के द्वारा। इसलिए राज्यसभा का निर्वाचन कैसा माना जाता है? प्रत्यक्ष होता है कि अप्रत्यक्ष होता है? अप्रत्यक्ष, क्योंकि मतदाता राज्यों की विधानसभाओं के सदस्यों का निर्वाचन करते हैं। जैसे तुमने अपना विधायक चुनकर भेजा राजस्थान विधानसभा में जयपुर, ठीक है, वो जो विधायक तुम्हारे द्वारा चुनकर वहां पर जाएंगे, राजस्थान की राज्यसभा में कितनी सीटें होंगी और प्रति 2 वर्ष बाद 1/3 सीट चुनकर जाती हैं, उनका चुनाव वो आपकी विधानसभा के सदस्य मतलब विधायक करेंगे। हम खुद थोड़ी कर रहे हैं, हमारे द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि कर रहे हैं। तो फिर राज्यसभा का निर्वाचन कैसा माना जाता है? अप्रत्यक्ष। तो 238 सदस्य निर्वाचित होते हैं राज्यों की विधानसभाओं के द्वारा और 12 सदस्य मनोनीत होते हैं। किसके द्वारा मनोनीत होते हैं भाई? राष्ट्रपति के द्वारा। और जो ये 12 सदस्य मनोनीत होते हैं, इनके मनोनयन का आधार क्या है? किस क्षेत्र के होते हैं ये? समाज सेवा, कला, विज्ञान और संस्कृति। समाज सेवा, कला, विज्ञान, संस्कृति के क्षेत्र से 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत होते हैं। यहां तक बात क्लियर हो गई आपके? चलिए ठीक है, आगे बढ़ो। हाँ, आगे देखिए, कौन से अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है? अनुच्छेद 64। अनुच्छेद 64 के अनुसार उपराष्ट्रपति राज्यसभा का क्या होता है भाई? पदेन सभापति। पदेन सभापति का मतलब यह है कि जो व्यक्ति भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर बैठेगा, उस पद पर बैठते ही वह क्या हो जाएगा? राज्यसभा का सभापति मान लिया जाएगा। इसका मतलब ये भी है कि राज्यसभा के सभापति का पृथक रूप से कोई चुनाव नहीं किया जाता है। क्यों नहीं किया जाता?
क्योंकि जो उपराष्ट्रपति के पद पर बैठेगा उस पद पर बैठते ही वह अपने आप स्वतः ही राज्यसभा का सभापति मान लिया जाएगा। तो ये बात तो बड़ी छोटी है, सरल सवाल है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, लेकिन एग्जामिनर इसको कठिन बनाने के लिए सवाल पूछ लेता है कि किस अनुच्छेद के अनुसार होता है, अनुच्छेद 64 के अनुसार। अच्छा, इसके अलावा राज्यसभा का कार्यकाल क्या है? राज्यसभा के सांसदों का 6 वर्ष। सिंपल इंफॉर्मेशन है, ये बचपन से पढ़ते आ रहे होगे आप इसको। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल क्या होता है? 6 वर्ष। लेकिन कैसा सदन है? स्थायी सदन है। स्थायी है क्या अस्थायी है? कभी भी विघटित नहीं होता, कभी भी विघटित नहीं होता, स्थायी है। तो फिर सदस्य कैसे बदलते हैं? प्रति 2 वर्ष बाद, प्रति 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्य पदमुक्त हो जाते हैं। सदस्य पदमुक्त हो जाते हैं मतलब पद छोड़ देते हैं। प्रति 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्य पदमुक्त हो जाते हैं या पद छोड़ देते हैं। ठीक है भाई। राज्यसभा का एक उपाध्यक्ष भी होता है। उस उपाध्यक्ष का निर्वाचन या उपाध्यक्ष का चुनाव राज्यसभा के सभी सदस्य अपने में से एक व्यक्ति के रूप में करते हैं। उपाध्यक्ष की बजाय उपसभापति शब्द का प्रयोग सही रहेगा यहां पे, उपसभापति, क्योंकि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष लोकसभा में, सभापति और उपसभापति राज्यसभा में। उपसभापति का निर्वाचन राज्यसभा के सांसद अपने में से ही किसी एक व्यक्ति के रूप में करते हैं। अच्छा, अब एक सवाल और बनता है, क्या राज्यसभा का सभापति अपने सदन का सदस्य होता है? नहीं होता, क्योंकि राज्यसभा का सभापति कौन है? उपराष्ट्रपति है। तो वह अपने सदन का सदस्य नहीं होता है। यह काम सवाल आया हुआ सवाल है, आरपीएससी के द्वारा तमाम परीक्षाओं में पूछा हुआ सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदाधिकारी अपने सदन का सदस्य नहीं होता? लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा उपाध्यक्ष, राज्यसभा का सभापति और राज्यसभा का उपसभापति। क्या उत्तर आएगा? राज्यसभा का सभापति अपने सदन का सदस्य नहीं होता है। बाकी लोकसभा अध्यक्ष या स्पीकर और उपाध्यक्ष वो तो अपने सदन के ही होते हैं, और राज्यसभा का उपसभापति भी अपने सदन का ही होता है। ठीक है। अच्छा, अगला सवाल बताइए, किसी राज्य की लोकसभा में और राज्यसभा में, दोनों में कितनी सीटें होंगी? किसी राज्य की लोकसभा और राज्यसभा में कितनी सीटें होंगी, इसका निर्धारण उस राज्य की जनसंख्या के आधार पर होता है। किसके आधार पर होता है? उस राज्य की जनसंख्या के आधार पर होता है। और यह जो जनसंख्या है वह कौन से सन की जनगणना के आधार पर मानी जाएगी? जिसका आधार 1971 की जनगणना, 1971 की जनगणना के डेटाज या आंकड़ों के आधार पर किसी राज्य की लोकसभा और राज्यसभा में कितनी सीटें होंगी इसका निर्धारण किया जाता है। और यह कब तक मान्य रहेगा? 2026 तक। क्यों का क्या लॉजिक है? उसके बाद परिसीमन आयोग का गठन 51 के बाद 52 में हुआ, 61 के बाद 62 में हुआ, 71 के बाद 72 में हुआ। उससे उस समय पे इनका निर्धारण हो गया था। इसके बाद परिसीमन आयोग 2001 की जनगणना के आधार पर 2002 में हुआ है। ये निर्धारण संख्या का पहले ही हो गया है। 2026 तक भी पहले ही कर लिया है। अब 2026 के बाद जो भी जनगणना होगी उसके बाद फिर डिसाइड किया जाएगा कि किसी राज्य की कितनी लोकसभा राज्यसभा में सीटें होंगी। क्या पूछ रहे थे? नहीं, सुनो मेरी बात, जनसंख्या की वो तो जनसंख्या वृद्धि जो फास्ट हुई है वो तो है ही। इसके बाद परिवार नियोजन और बहुत प्रकार के कानूनों का निर्माण हुआ है बाद में। कानून के इमरजेंसी के टाइम पे तो कुछ ज्यादती हुई थी, तो उसका इससे कोई संबंध नहीं है कि भाई जनसंख्या ज़्यादा बढ़ गई तो 71 की जनगणना कोई मान लो, कम बढ़ गया तो मत मानो, ऐसा नहीं है। हाँ, उसके अकॉर्डिंग ये तो ठीक है। किसी राज्य की लोकसभा या राज्यसभा में कितनी सीटें होंगी इसका निर्धारण
उस राज्य की जनसंख्या के हिसाब से होता है, और उसका आधार कौन से सन की जनगणना है और ये कब तक प्रभावी है भाई, ठीक है। तो राज्यसभा के बारे में ये एक हल्की इन्फॉर्मेशन है। ऐसे ही एक हल्की इन्फॉर्मेशन लोकसभा के बारे में लेते हैं। हाँ जी, लोकसभा कौन से अनुच्छेद में प्रावधान है इसके गठन का? अनुच्छेद 81 में लोकसभा के गठन का प्रावधान है। यह संसद का प्राथमिक सदन या निम्न सदन या लोकप्रिय सदन कहलाता है। नहीं, वो तो बताएंगे आपको। प्राथमिक सदन, निम्न सदन या लोकप्रिय सदन कहलाता है, और वो द्वितीयक सदन या उच्च सदन कहलाता है। ठीक है जी। अच्छा, लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? 2 वर्ष, 3 वर्ष, 5 वर्ष, अनिश्चित। क्या उत्तर आएगा? 5 वर्ष। बिल्कुल भाई, अनिश्चित मत कर देना, क्यों कई विद्यार्थियों से पूछते हैं। तो लोकसभा चूंकि अस्थायी सदन है, प्रधानमंत्री के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 85 के तहत समय से पूर्व उसका विघटन या भंग की जा सकती है। तो अस्थायी सदन को लोग अनिश्चित मान बैठते हैं, और एग्जामिनर भी साइकोलॉजी को पकड़ता है विद्यार्थी की को, वो जानता है कि वो कहाँ गलती कर रहा है, तो ऑप्शन में अनिश्चित को जरूर देगा। ये सवाल कई बार पूछा हुआ सवाल है, इसमें भी है वो सवाल है कि लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? 2 वर्ष, 3 वर्ष, 5 वर्ष, अनिश्चित। तो अनिश्चित नहीं है, उत्तर क्या है? 5 वर्ष है। आराम से धीरे बोलोगे जब भी एक ही रहेगा। ठीक है भाई, ज्यादा जोर से बोलने से उत्तर ज्यादा सही थोड़ी हो जाता। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। कई बार क्या होता है कि अगर सवाल बेहद ही सरल है और हम पे आ रहा है तो पूरा दम लगा देते हैं, जान झोंक देते हैं उसका उत्तर देने में। बहुत देर तक धमक बनी रहती है कि विद्यार्थी कितना होशियार है। ये भी इमेज भी मेंटेन करनी है ना बैच के अंदर। ठीक है, चलिए। तो इसका कार्यकाल 5 वर्ष है भाई, है ना। लेकिन कैसा सदन है? अस्थायी सदन है, अस्थायी सदन है, अस्थायी सदन है भाई। क्यों है अस्थायी सदन? क्यों है अस्थायी सदन? क्योंकि अनुच्छेद किसके अनुसार? ये डेटा याद करने हैं आपको, राष्ट्रपति में पढ़ाएं। क्योंकि अनुच्छेद 85 के अनुसार प्रधानमंत्री के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा, ये पूरी लाइन और याद रखना, प्रधानमंत्री के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा को समय से पूर्व विघटित या भंग किया जा सकता है। यहां पर गौर करो। चलो सवाल बताओ, लोकसभा का विघटन कौन करता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष? क्या आंसर आएगा? और उत्तर गलत हो जाएगा राष्ट्रपति बोलोगे तो, क्योंकि चौथे ऑप्शन पे लिखा मिलेगा प्रधानमंत्री के परामर्श पर राष्ट्रपति। जब जब भी ये सवाल देश के किसी भी परीक्षा में आया है कि लोकसभा का विघटन कौन करता है, लोकसभा को भंग कौन करता है, तो वो इसी फॉर्म में आया है। ऑप्शन यही चारों होते हैं, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, और एक चौथे नंबर पर ऑप्शन होता है प्रधानमंत्री के परामर्श पर राष्ट्रपति। स्टूडेंट सामान्यतः गलती क्या करता है कि विघटन या भंग होने की बात चूंकि राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है तो इस पॉइंट को पकड़ता है, और कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान हमेशा मोर करेक्ट के आधार पर चलता है। इसलिए तुमको मैं एक अभी से मंत्र देता हूं परीक्षा पास करने का, सीधा सा मंत्र है, बड़ा सरल मंत्र है। तुम्हें चाहे पेपर में सब कुछ आ रहा हो, लेकिन उस पेपर के प्रश्न को पूरी तरीके से पढ़ लेना, और उन चारों ऑप्शनों को तसल्ली से पढ़ लेना। जैसे अभी हाल ही में RAS की परीक्षा हुई है, वो तुम में से दी होगी कई विद्यार्थियों ने। मैं सिंपली तुमसे एक लाइन पूछ रहा हूँ, आप मुझे ये बताओ कि क्या आप में से एक भी विद्यार्थी ऐसा है जिसने एक भी सवाल सिली मिस्टेक से गलत नहीं किया है? सिली मिस्टेक से गलत नहीं किया है कहने का मतलब ये है कि अगर आप पे वो आता ही नहीं है, जो तो आपका अपराध है ही नहीं। आता है तो कर दिया, नहीं आता है तो सब नहीं किया। ऐसा सवाल जरूर रहा होगा, वो आप पर आ रहा होगा, लेकिन उसको ढंग से नहीं पढ़ पाने के कारण, या उसकी लैंग्वेज नहीं समझ पाने के कारण, या रफली या स्पीड से पढ़ने के कारण वो पूछना तो कुछ चाह रहा है, आप समझ कुछ बैठे और उसको गलत कर दिए। ऐसा होता है कि नहीं होता?
सब एक साथ होता है, ठीक है। मेरा ये थोड़ा एक्सपीरियंस है कि अगर 100 सवाल का पेपर है तो 2 से 3 सवाल हर विद्यार्थी इस तरीके से उड़ा देता है। चाहे तो वो OMR पे भरते वक्त गलती कर देता है, गोला कौन सा भरना है और भर कौन सा गया है, होती है कैसी नहीं होती। चाहे वो सवाल को अटेम्प्ट करने में कोई प्रॉब्लम कर देता है, ठीक है। तो अगर आप 100 में से 2 से 3 सवाल हर विद्यार्थी को उड़ते हैं, चाहे वो कितने ही सफाई से पेपर कर रहा है, ये एक सामान्य डेटा बता रहा हूं मैं आपको। 3 सवाल अगर आपने चाहे सवाल को गलत समझने के कारण गलत कर दिए हों, चाहे OMR भरने के कारण गलत कर दिए हों, तो एक सवाल को और सही कर देंगे, नेगेटिव मार्किंग 1/3 के हिसाब से। 4 सवाल गए और नंबर 8 का अंतर हो गया। RAS में 1.33 नंबर का आता है, तो 4 सवाल को अगर 1.33 से मानोगे तो कितना होगा, 4 3 12 5.22 हो गए लगभग। गलत भी हो सकता है भाई, ठीक है, पर इतने के आसपास हो गए। लेकिन आप ये मान के चलें कि अगर ये सवाल सिर्फ 100 पे अंतर है, यही अंतर अगर अपन 150 पे करते हैं तो 5-4 सवाल का चला जाता है और वो 6 सवाल के बराबर बात आ जाएगी। और 2 नंबर का अगर एक सवाल है तो 12 नंबर की बात जाएगी। जितने लोग सेलेक्ट होते हैं ना इन 12 नंबर के बीच में, उनसे तुम लगभग 1.5 गुने या 2 गुने लोग और भर लो, तो सिली मिस्टेक कितना बड़ा अंतर दिखा देती है, तुम समझ लो। अगर तुम सिर्फ सिली मिस्टेक को बचा गए तो तुम आधी जंग जीत गए। तो पेपर वाली नाइट पूरा पढ़ने से ज्यादा अच्छा यह है कि स्वस्थ दिमाग से जगो और पेपर को ढंग से पढ़ लो। भाई पेपर वाली नाइट पूरा पढ़ के तुम 3 या 4 सवाल उठाते और उनकी भी कोई गारंटी नहीं वो उठते, तो उससे अच्छा तो यह ना कि उस रात सो लो और अगले दिन पेपर को ढंग से पढ़ लो, 4 सवाल कम गलत हो जाएंगे, ठीक है। तो जब जब भी ये सवाल परीक्षा में आया है कि लोकसभा को भंग या लोकसभा का विघटन कौन करता है, तो उत्तर क्या आएगा, प्रधानमंत्री के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा। बात समझ में आ गई। 5 वर्ष कार्यकाल है, अस्थायी सदन है, समय से पूर्व विघटित हो सकती है अनुच्छेद 85 के अनुसार। चलिए ठीक है, अगला सवाल बताओ। बताओ क्या पढ़ते चलो। अनुच्छेद 99 के अनुसार क्या है, करेक्ट आंसर। अनुच्छेद 99 के अनुसार संसद सदस्य में कौन कौन आ जाएंगे भाई, लोकसभा राज्यसभा दोनों के ही आ जाएंगे, लोकसभा या राज्यसभा दोनों ही संसद सदस्य सांसद होते हैं। तो इनकी शपथ का प्रावधान है। एग्जामिनर डायरेक्ट सवाल पूछता है किस अनुच्छेद के अनुसार सांसद शपथ लेते हैं, क्या उत्तर आएगा, अनुच्छेद 99 के अनुसार संसद सदस्य लोकसभा राज्यसभा के शपथ लेते हैं। किसके समक्ष शपथ लेते हैं, राष्ट्रपति या उसके द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति, राष्ट्रपति या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति के समक्ष। अब इस कंसेप्ट को पकड़ो आप कि सांसद शपथ अनुच्छेद 99 के अनुसार राष्ट्रपति या उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष लेते हैं, ठीक है जी। अब जैसे मैं आपसे पूछूंगा साहब लोकसभा के सदस्य, लोकसभा के सांसद अपनी शपथ किसके समक्ष लेते हैं, तो आपका उत्तर क्या होगा, राष्ट्रपति या उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष। समझ गए कि नहीं समझे आप, उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष शपथ लेते हैं, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि लोकसभा के सांसद किसके समक्ष शपथ लेते हैं, तो आप में से बहुत सारे व्यक्ति इस बात को तो नहीं जानते, लेकिन प्रोटेम स्पीकर को सभी जानते हैं, जानते हैं ना, क्योंकि तुमने लोकसभा के सांसदों की शपथ के बारे में जब जब भी पढ़ा होगा केवल ये पढ़ा होगा, प्रोटेम स्पीकर प्रोटेम स्पीकर प्रोटेम स्पीकर, रटा हुआ है कि नहीं रटा हुआ। मैं आपसे पूछूं कि लोकसभा के सांसद किसके समक्ष शपथ लेते हैं, आप एक झटके में आंसर मारोगे साहब प्रोटेम स्पीकर के समक्ष, ठीक है। एग्जामिनर ने पूछा कि लोकसभा के सांसद किसके समक्ष शपथ लेते हैं और प्रोटेम स्पीकर ऑप्शन में ही नहीं है, तो बात खराब हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। तब आप अपने मूल कंसेप्ट को याद रखोगे कि कोई भी सांसद चाहे वह लोकसभा का है चाहे राज्यसभा का है, अनुच्छेद 99 के अनुसार राष्ट्रपति या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति के समक्ष शपथ ग्रहण करेगा। प्रोटेम स्पीकर भी तो राष्ट्रपति के द्वारा ही नियुक्त होता है, तो ये कंसेप्ट फिट बैठ गया कि नहीं बैठा। अब प्रोटेम स्पीकर क्या होता है,
प्रत्येक लोकसभा के चुनाव के बाद राष्ट्रपति लोकसभा के सांसदों में जो सबसे अनुभवी या सबसे वरिष्ठ जो सांसद होता है उसको प्रोटेम स्पीकर के पद की शपथ दिलाता है। किसके पद की शपथ दिलाता है? प्रोटेम स्पीकर के पद की शपथ उसको दिलाता है। और यह प्रोटेम स्पीकर अन्य लोकसभा के सांसदों को शपथ दिलाता है। अच्छा, यहां वरिष्ठता का मतलब क्या है? सबसे वरिष्ठ सांसद को प्रोटेम स्पीकर के पद की शपथ राष्ट्रपति दिलाता है। यहां सबसे वरिष्ठ का मतलब क्या है? उम्र के आधार पर वरिष्ठ नहीं, जो जितनी ज्यादा बार लोकसभा का चुनाव जीतकर लोकसभा में आया है उस आधार पर वरिष्ठतम सदस्य, समझ गए? उसको राष्ट्रपति प्रोटेम स्पीकर के पद की शपथ दिला देगा। बाद में ये प्रोटेम स्पीकर लोकसभा के अन्य सांसदों को शपथ दिलाएगा। ठीक है, फिर लोकसभा के शपथ पाए हुए सांसद अपने में से ही 2 सदस्यों का चुनाव करेंगे या निर्वाचन करेंगे। किस रूप में करेंगे? एक को तो लोकसभा अध्यक्ष बनाएंगे, और लोकसभा अध्यक्ष को आप स्पीकर भी कह सकते हो। एक को तो लोकसभा अध्यक्ष या स्पीकर बनाएंगे और एक को लोकसभा का उपाध्यक्ष बनाएंगे। हाँ जी, तो लोकसभा अध्यक्ष या स्पीकर क्या है और उपाध्यक्ष क्या है, या स्पीकर क्या है और प्रोटेम स्पीकर क्या है, दोनों के बीच का अंतर समझ में आ गया कि नहीं आए? प्रोटेम स्पीकर एक टेम्परेरी पोस्ट है जो लोकसभा के सांसदों को शपथ दिलाने के लिए राष्ट्रपति नियुक्त करता है। फिर वो लोकसभा के सांसदों को शपथ दिला लेता है। फिर शपथ पाए हुए सांसद अपने में से 2 लोगों को लोकसभा अध्यक्ष या स्पीकर और उपाध्यक्ष के रूप में चुनते हैं। तो स्पीकर और प्रोटेम स्पीकर के बीच का अंतर समझ में आ गया? ठीक है, इस निर्वाचन के बाद फिर ये प्रोटेम स्पीकर का पद समाप्त हो जाता है। ठीक है, कब तक बना रहता है? जब तक कि ये लोकसभा अध्यक्ष या स्पीकर अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता। बात समझ में आ गई? अब बात आई कि साहब लोकसभा अध्यक्ष क्या होता है? लोकसभा की बैठकों की अध्यक्षता करता है, सदन में अनुशासन बनाए रखता है, लोकसभा का स्थगन करता है। अच्छा, कुछ शब्दों को पकड़ो। नहीं है, असंवैधानिक तो कुछ होता ही नहीं है। गैर संवैधानिक बोला करो, गैर संवैधानिक, गैर संवैधानिक। हाँ भाई, यहां पे एक चीज गौर करिए। लोकसभा, जैसे क्या चीज, कौन सी चीज ले रहा था? करेक्ट आंसर। 2-3 शब्दों का प्रयोग होगा, स्थगन, भंग, विघटन, निलंबन। ठीक है, भंग या विघटन का मतलब तो ये है कि पूरी तरीके से खत्म। भंग या विघटन का मतलब क्या है? पूरी तरीके से खत्म, अब नई लोकसभा आएगी, नए चुनाव होंगे। ठीक है, निलंबन का मतलब यह है कि लोकसभा कुछ समय के लिए निलंबित की जाती है, कुछ समय के लिए निलंबित की जाती है, लेकिन पूरी तरीके से खत्म नहीं हुई है। स्थगन का मतलब यह है, हालांकि निलंबन और स्थगन एक तरीके से टेम्परेरी टर्म है अपने आप में, कि इन टर्म्स के अंतर्गत लोकसभा रिमूव नहीं हो रही, खत्म नहीं हो रही, भंग नहीं हो रही। वो सांसद हैं, अपने पदों पे हैं, लेकिन उसकी बैठक आयोजित नहीं हो रही है। स्थगन क्या चीज है? कि जैसे लोकसभा की कार्रवाई चल रही है, इस कार्रवाई में व्यवधान आ गया, कोई बड़े लेवल पर हंगामा हो गया, सांसद लड़ मरे और कोई प्रॉब्लम आ गई, तो उस कार्रवाई को, या कोई आवश्यक लोक महत्व का मुद्दा आ गया जिस पर डिस्कशन करना जरूरी हो जाता है, या कुछ भी संभव हो गया, तो उसको कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया जाता है। ये कुछ घंटों के लिए भी हो सकती है, कुछ दिनों के लिए भी हो सकती है, तो ये स्थगित है। अब यहाँ पे आप गौर करें कि भंग या विघटन कौन करता है? प्रधानमंत्री के परामर्श पर राष्ट्रपति। सवाल केवल इन 2 शब्दों पर जाएगा, भंग या विघटन कौन करता है? प्रधानमंत्री के परामर्श पर राष्ट्रपति, लगभग परामर्श पर राष्ट्रपति। ठीक है, स्थगन कौन करता है? एक शब्द आएगा इसके लिए, पीठासीन अधिकारी।
किसी भी सदन के जब भी स्थगन की बात आएगी तो वो किसके द्वारा किया जाएगा? पीठासीन अधिकारी। इस शब्द को पकड़ लो। और पीठासीन अधिकारी कौन होता है? अध्यक्ष या सभापति। अगर वो लोकसभा में है तो अध्यक्ष हो जाएगा, राज्यसभा में तो क्या हो जाएगा? सभापति हो जाएगा। ये लो जी। अब एग्जामिनर देखो सवाल क्या पूछेगा। लोकसभा का विघटन या लोकसभा को भंग कौन करता है? प्रधानमंत्री के परामर्श पर राष्ट्रपति। लोकसभा का स्थगन कौन करता है? अध्यक्ष सभापति। नहीं तो लोकसभा की बात कर रहा हूं तो आप बोलिए लोकसभा अध्यक्ष या स्पीकर, क्योंकि लोकसभा का अध्यक्ष है और राज्यसभा का क्या होता है? सभापति। अगर मैं पूछ रहा हूं कि लोकसभा का स्थगन कौन करता है या लोकसभा को स्थगित कौन करता है, तो आप बोलोगे लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष या स्पीकर एक ऑप्शन रहेगा, सभापति राज्यसभा का दूसरा रहेगा, तीसरा प्रधानमंत्री रहेगा, चौथा राष्ट्रपति रहेगा। अगर बात स्थगित की आती है तो एक कंसेप्ट पकड़ लो, उस सदन का पीठासीन अधिकारी। ये वही कंसेप्ट है जैसे जब भी बात शपथ की आती है तो एक कंसेप्ट पकड़ लो, राष्ट्रपति या उसके द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति। जैसे सांसद सदस्यों की शपथ की जब बात आती है तो एक कंसेप्ट पकड़ लिया। ऐसे ही अगर स्थगन की बात आई तो सदन का पीठासीन अधिकारी। मान लो मैं आपसे पूछूं कि राज्यों में जो विधानसभाएं होती हैं उन विधानसभाओं को स्थगित कौन करता है? विधानसभा का अध्यक्ष स्पीकर। जैसे लोकसभा का अध्यक्ष स्पीकर ऊपर होता है, ऐसे यहाँ पे विधानसभा का अध्यक्ष स्पीकर होता है। विधान परिषद में सभापति और उपसभापति होते हैं तो वहाँ सभापति होता है कि विधान परिषद की कार्रवाई को स्थगित कौन करता है? विधान परिषद का सभापति। तो सरल भाषा में हमने क्या पकड़ा कि किसी सदन का स्थगन कौन करता है? उस सदन का पीठासीन अधिकारी। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? लोकसभा का पीठासीन अधिकारी लोकसभा अध्यक्ष स्पीकर, राज्यसभा का पीठासीन अधिकारी राज्यसभा का सभापति, विधानसभा का पीठासीन अधिकारी विधानसभा अध्यक्ष और विधान परिषद का पीठासीन अधिकारी विधान परिषद का सभापति। विधान परिषद का सभापति। जैसे वहाँ लोकसभा राज्यसभा है, ऐसे यहाँ विधानसभा और विधान परिषद है राज्यों में। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई? तो ये स्थगन विस्थगन भंग और ये चीज हो गई आपकी। अच्छा, अब लोकसभा अध्यक्ष के कार्य की हम बात कर रहे थे। देखो, लोकसभा अध्यक्ष के काफी कार्य हैं। अपने सदन की बैठकों की अध्यक्षता करना, अनुशासन सदन के अंतर्गत बनाए रखना। ओके, लोकसभा को स्थगित करना, समझ गए? लोकसभा को भंग करना भी है क्या? विघटन करना, स्थगित करना, ये टर्म पकड़ में आ गई। ये पेपर में हर तीसरे पेपर में आते हैं ये सवाल। लोगों को अंतर पता नहीं होता, स्थगित और भंग या विघटन को वो एक जैसा ही मान बैठते हैं, जबकि उत्तर अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है। अच्छा, लोकसभा का अध्यक्ष और राज्यसभा का सभापति दोनों ही व्यक्ति, अध्यक्ष और सभापति। अध्यक्ष कहां पाया जाएगा? लोकसभा में। और सभापति कहां पाया जाएगा? जब किसी प्रस्ताव पर मत डल रहे हों तो क्या ये लोग भी मत डालते हैं क्या? डरो मत। ये प्रथमतः मत नहीं देते या शुरुआत में मत नहीं देते, लेकिन बाई चांस ऐसी सिचुएशन आ जाए कि पक्ष और विपक्ष में मत बराबर हो जाएं तो फिर अपना निर्णायक मत देते हैं। अगर ऐसी सिचुएशन नहीं आए कि पक्ष और विपक्ष में मत बराबर हो जाएं तो फिर ये प्रथमतः मत नहीं देते। तो ये पॉइंट है यहाँ पे। लोकसभा का अध्यक्ष और सभापति किसी प्रस्ताव पर प्रथमतः मत नहीं देते, लेकिन पक्ष विपक्ष में मत बराबर होने पर क्या करेंगे भाई? निर्णायक मत देते हैं। ठीक है। सबसे पहली बात तो यह है कि लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है ना, और राज्यसभा का जो सभापति होता है, राज्यसभा का सभापति तो उपराष्ट्रपति है, उससे तो ये अपेक्षा की जाती है कि वह तो पूर्ण रूप से तटस्थ व्यक्ति हो। वो तो होता भी तटस्थ है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति तटस्थ हो जाते हैं, फिर वो किसी दल से उनका कोई मतलब नहीं होता। ठीक है। अब बात आई कि लोकसभा के अध्यक्ष की। यद्यपि लोकसभा का अध्यक्ष रूलिंग पार्टी, शासन जिस पार्टी का होता है, सरकार जिसकी होती है, उसी का एक सीनियर लीडर होता है, समझ गए? लेकिन जैसे ही वो अध्यक्ष के पद पे बैठता है, अध्यक्ष के पद पे बैठते ही उससे ये अपेक्षा की जाती है कि अब आप अपनी पार्टी के सांसद नहीं हैं, अब आप इस पूरे सदन के अध्यक्ष हैं।
सदन के जो सांसद हैं उनके विशेष अधिकारों की रक्षा करना आपका दायित्व है। उनको बोलने की स्वतंत्रता, सभी के साथ समानता का बर्ताव, ये सब आपकी ड्यूटी है। आप ऐसा नहीं करोगे कि अपनी पार्टी के सांसदों को ज़्यादा बोलने दे रहे हो और दूसरी वालों को बोलने दे रहे हो, जबरदस्ती धमका के बैठा रहे हो आप। क्योंकि सदन में अनुशासन बनाए रखना आपका कार्य है, तो इस कार्य के निर्वहन की प्रक्रिया में आप किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करोगे, क्योंकि अब आप इस सदन के अध्यक्ष हैं या सभापति हैं, अपनी पार्टी के सांसद या इस सीट पे बैठने से पहले थे। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? तो इन पदों से अपेक्षा की जाती है कि पूरी तटस्थता के साथ अपने पद का निर्वहन करें। अच्छा, कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं है, इसका निर्णय कौन करता है? बिल्कुल, कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं है, इसका निर्णय भी कौन करता है? अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष या स्पीकर। अच्छा, एक सवाल और बताओ। देखो, लोकसभा में सुन लो, अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष और उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में अध्यक्ष। नहीं, सुनो, अध्यक्ष अपना इस्तीफा उपाध्यक्ष को देगा और उपाध्यक्ष अपना इस्तीफा अध्यक्ष को देगा। ये तो लोकसभा की स्थिति है। राज्यसभा में सभापति अपना इस्तीफा किसको देगा? जो सभापति है वो उपराष्ट्रपति है। सभापति कौन है? क्योंकि वो वहां के सदन का सदस्य तो है ही नहीं है। और उपराष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसको देगा? राष्ट्रपति को देगा। लेकिन जो राज्यसभा का उपसभापति है, वो उपसभापति अपना इस्तीफा किसको देगा? उपसभापति अपना इस्तीफा सभापति को देगा। और सभापति किसको देगा? जो उपराष्ट्रपति है वो किसको देगा? राष्ट्रपति को देगा। समझ में आ गई? तो यहां राज्यसभा लोकसभा में ये थोड़ा सा डिफरेंस है। एक सवाल और, लोकसभा और राज्यसभा दोनों में ही अगर अध्यक्ष या सभापति अनुपस्थित रहते हैं, किसी मीटिंग में या किसी बैठक की कार्यवाही में अनुपस्थित रहते हैं, तो उनकी जगह पर कौन उस मीटिंग या बैठक की कार्यवाही की अध्यक्षता करेगा? यहां ट्विस्ट है कहानी में। यहां इतना आसानी से आप जवाब नहीं बोल सकते। एक मिनट सर, एक मिनट और। आए आए आए, अभी बैठो, सही बात कर रहे हैं। एक मिनट, सिर्फ एक मिनट। हाँ भाई, ये लास्ट सवाल समझ लो और आज की क्लास यहीं ड्रॉप करेंगे। और इसको तसल्ली समझो, बड़ा कंसेप्ट है इसमें। अगर लोकसभा के अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति दोनों अनुपस्थित हैं, तो उनकी अनुपस्थिति में उपसभापति या उपाध्यक्ष उसके पद का निर्वहन करेगा। यहां तक तो कोई दिक्कत है ही नहीं। लेकिन समस्या यह है कि जब अध्यक्ष तथा सभापति और इसके नीचे ही लिख दो उपाध्यक्ष या उपसभापति दोनों ही अनुपस्थित हो जाएं। अब यहां सुनो भाई, दोनों ही अनुपस्थित हो जाएं और अगर यह अनुपस्थिति, अब यहां कंसेप्ट आ रहा है, गौर करना, किसी विशेष बैठक में है, मतलब ऐसा किसी पर्टिकुलर डे पे हो जाए, किसी विशेष दिन पे हो जाए कि अध्यक्ष भी नहीं है और उपाध्यक्ष भी नहीं है, और ऐसा मामला किसी विशेष दिन, किसी विशेष बैठक के समय हो जाए, तब राज्यसभा या लोकसभा के सदस्य अपने में से ही किसी एक व्यक्ति को उस बैठक की अध्यक्षता के लिए चुन लेते हैं। ये बात क्लियर हो गई? राज्यसभा या लोकसभा के सदस्य अपने में से ही किसी एक व्यक्ति को अध्यक्ष और उपाध्यक्ष या सभापति और उपसभापति की अनुपस्थिति में उस बैठक की अध्यक्षता के लिए चुन लेते हैं, अपने में से ही किसी एक व्यक्ति को। कब? जब ये अनुपस्थिति किसी विशेष बैठक या किसी विशेष दिन होती है। लेकिन अगर ऐसी अनुपस्थिति किसी सत्र में होती है, संसद के सत्र चलते हैं ना, मान लो अध्यक्ष या उपाध्यक्ष या सभापति और उपसभापति पूरे सत्र में ही अनुपस्थित हो जाएं, लेकिन यह अनुपस्थिति किसी सत्र में है, तो सत्र का अंतर और बैठक का अंतर तो समझ रहे हो ना आप? बैठक का मतलब तो पर्टिकुलर डे, सत्र का मतलब जो सेशन चलता है पूरा।
लेकिन ये अनुपस्थिति, कौन सी अनुपस्थिति? ये दोनों ही कैंडिडेट नहीं रहे। अगर किसी सत्र में हो तब राष्ट्रपति द्वारा उसी सदन का नियुक्त कोई व्यक्ति बैठक की अध्यक्षता करेगा। ये कंसेप्ट है यहां पे। फिर कौन करेगा? राष्ट्रपति द्वारा उस सदन का नियुक्त कोई व्यक्ति, ये है कंसेप्ट। अब कई बार जब ये पेपर में सवाल आता है तो लोगों के कंसेप्ट बिखर जाते हैं। जो कुछ स्टूडेंट तो ये पकड़ के रखते हैं कि साहब लोक अध्यक्ष उपाध्यक्ष और अगर दोनों ही अनुपस्थित हैं तो सदन के ही सदस्य अपने में से किसी एक व्यक्ति को चुन लेते हैं अध्यक्षता के लिए। ये भी पढ़ते हो आप कई जगह पे, कई जगह ये भी पढ़ते हो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति बैठक की अध्यक्षता करता है। लेकिन क्वेश्चन का की पॉइंट यहाँ पर यह है कि कौन सी स्थिति में कौन चुनता है। बस ये पकड़ना है कि अगर ये अनुपस्थिति किसी विशेष बैठक में है, समझ गए, तो खुद सदन के सदस्य अपने में से किसी एक व्यक्ति को सदन की अध्यक्षता या सभापतित्व करने के लिए चुन लेते हैं। और अगर ये अनुपस्थिति किसी सत्र में है तो फिर राष्ट्रपति द्वारा उसी सदन का कोई व्यक्ति नियुक्त कर दिया जाता है उस सदन की अध्यक्षता करने के लिए। यहां तक बात क्लियर? ये एक सिंपल इंफॉर्मेशन थी लोकसभा और राज्यसभा के बारे में। अगली जो क्लास होगी वो लोकसभा और राज्यसभा की तुलना विधेयकों के संबंध में और विभिन्न प्रावधानों के संदर्भ में। ओके, नमस्कार।